हेलो फ्रेंड्स, मैं पायलट सुमित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि बात की गई थी कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए, मेडिकल टेस्ट या ट्रेनिंग, सैलरी है ना, और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं एएलपी या किसी को भी रेलवे एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग होती है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेडिकल टेस्ट के लिए, जो स्पेशली वैसे आरआरबी एएलपी के लिए है। तो एएलपी के जो मेडिकल टेस्ट के लिए क्या क्या आपको टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो उसके बारे में बात करूँगा, है ना। तो ये वीडियो ना केवल आप ये सोचें कि एएलपी के लिए, बल्कि आपका एएसएम, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस जिसके भी मेडिकल कराती है रेलवे, तो उसके लिए भी, क्योंकि मेडिकल टेस्ट का प्रोसेस सिमिलर होता है, बस कैटेगरी का फ़र्क होता है स्टैंडर्ड का। मीन्स मेरा ये है कि एएलपी का जो स्टैंडर्ड होता है वो A1 होता है, A1 मेडिकल होता है एएलपी का। देन उसके बाद जो भी मेडिकल होते हैं आपका ट्रैफिक अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, एएसएम और गुड्स गार्ड और जो भी हैं वो होते हैं आपके A2। और देन अगर सिमिलरली बात की जाए तो जो कमर्शियल क्लर्क वगैरह के आपके जो होते हैं तो उनके हो जाते हैं C1 C2 में के, है ना। तो बेसिकली फोकस होगा A1 मेडिकल के लिए। तो आप उसी को ही देख सकते हैं कि A1 आपका जब क्लियर है तो सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि आपका A2 और C1 C2 सभी आपके क्लियर ही होंगे। तो आप अगर A1 क्वालिफाइड हो तो आपको सभी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो, मेडिकल के टेस्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एएलपी का अगर आपने रिटेन और आपका साइकोलॉजिकल जो एग्ज़ाम है दोनों क्वालिफाइड करने के लिए आपको रेलवे कॉल लेटर भेजेगा जो आपके मेडिकल टेस्ट के लिए होगा। तो मेडिकल टेस्ट के लिए जब आप जाओगे तो आपका जो भी डिवीज़न का डीआरएम ऑफिस होगा तो उसके थ्रू उसके द्वारा आपको एक लेटर दिया जाएगा जो आपके डिवीज़न के जो एक रेलवे अस्पताल होगा जिस पे आप सभी का ही मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। तो उसके लिए आपको एक स्पेयर लेटर दे दिया जाएगा कि आपको यहाँ उस जगह पे आपको इतनी तारीख में जाना है और आपको अपना मेडिकल टेस्ट कराना है। तो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए आपको जो लेटर दिया जाएगा आपको उसमें नेम दिए जाएंगे और आपका जो आइडेंटिफिकेशन जो मार्क दे रखा है, जैसे आपने कोई चोट का निशान दे रखा है उसमें लिखा देगा आपको, जो आपको लेटर देगा आपकी, है ना, कि आपकी ये पर्सन नेम है जिसका मेडिकल टेस्ट होना है, कैटेगरी A1 है, पोस्ट एएलपी है या एएसएम है, गुड्स गार्ड है ना, ट्रैफिक अप्रेंटिस है, और उसके जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क उसके ये हैं, तो इसका मेडिकल टेस्ट होना है। ठीक, तो जब आप अपने रेलवे अस्पताल पहुंचोगे तो आपको वो लेटर आपको जमा हो जाना है। फिर जितने भी आप सभी लोग हैं तो उसको एक यूनिट बना देगा, मीन्स कहने का ये 10 का ग्रुप बना देगा, 20 का ग्रुप बना दिया या 5 का ग्रुप बना देगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिक्वेंसली आपका मेडिकल चलता रहेगा। कैसी जो मेडिकल की है, जो कौन कौन से टेस्ट होने हैं, तो उसके बारे में अगर बात करें तो मेडिकल टेस्ट आपको मैं बता दूं नियरेस्ट 8 होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ, एक चीज़ और कहता हूँ, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। हो सकता है आपको थोड़ी बीच में कहीं अच्छा ना लगे या कुछ भी लगे, अगर आप इसको लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे टेस्ट की बात करूँगा जो मैं स्टार्टिंग में नहीं कर सकता, तो लास्ट में वो टेस्ट की बात करूँगा। तो मैं पहले टेस्ट के नाम के बारे में बात कर लेता हूँ, कौन कौन से टेस्ट होने हैं। डायबिटीज़ पहला हो गया आपका डायबिटीज़। दूसरे टेस्ट की अगर बात की जाए तो दूसरा होता है आपका ECG। देन आपके थर्ड टेस्ट की बात की जाए तो यूरिन टेस्ट होना है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो फोर्थ आपका एक्सरे, फिफ्थ आपका BP टेस्ट हो जाएगा, सिक्स्थ आपका ENT हो गया, और सेवन्थ आपका आई टेस्ट जो कि बहुत मायने रखता है ASM और आपका ALP के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, है ना। और आपका फिर उसके बाद फाइनली आपका जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ लास्ट तक देखिएगा, तो वो है आपका पर्सनल पार्ट। पर्सनल पार्ट की मीन्स आप समझ ही रहे हैं, तो इसके बारे में ये है लास्ट में बात की जाएगी। और जैसे जो भी फीमेल्स हैं अगर वो इसके बारे में ना ही देखें तो बेहतर है। ठीक, लास्ट में बात करते हैं इसके बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को जैसे आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शुगर होती है। तो शुगर के टेस्ट के लिए, है ना, जो नॉर्मल लेवल होता है उससे अधिक बढ़ा हुआ होता है तो हम उसे शुगर बता सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को शुगर है या इस पर्सन को शुगर है। तो जिसको भी मधुमेह की शिकायत हो सकती है तो उसका जो लेवल होता है वो लेवल दोनों स्टैंडर्ड में चेक किया जा सकता है। एक खाली पेट होता है, एक भरे पेट होता है ना। तो आपका जो है ये कि ब्लड से लेके आपके सैंपल के तौर पर ब्लड लेके चेक किया जाएगा। तो जो एक आपके फिंगर्स में हल्का सा एक लेगा नीडल सी, उस पर लगा के आपका तुरंत रीडिंग ले लेता है। तो बात कर लेते हैं कि क्या रीडिंग आती है नॉर्मल से। तो खाली पेट के दौरान जो शुगर की है मात्रा वो आती है 125 मिलीग्राम डेसीलीटर सॉरी 125 मिलीग्राम डेसीलीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपसे ओवर है तो मधुमेह की संभावना है। और अगर खाना खाने के बाद की जाए तो खाना खाने के 2 घंटे बाद जो शुगर की मात्रा आती है वो 145 मिलीग्राम डेसीलीटर होती है। तो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, मीन्स ये है वो फाइनल ये है। तो इसको भी स्टैंडर्ड दे रखा है, टाइप 1 और टाइप 2 दे रखे होते हैं।
डायबिटीज़ को टाइप 1 जो होती है वो आपकी अंडर 20 ईयर्स जो होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिसको आजकल देखने को शिकायतें मिल रही हैं, तो वो होती है टाइप 1। और टाइप 2 जो होती है अबव 20 ईयर्स से जो भी हैं आपके, जैसे जो कह लीजिए आपके हम जो भी हैं, तो जिसमें आती है वो टाइप 2 होती है। तो इसके आपके सिम्टम्स वगैरह की जैसे आप सभी जानते हैं कि सिम्टम्स में डायबिटीज़ में क्या क्या होते हैं, और कुछ मैं बताता हूँ, तो आप हो सके तो पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत डिटेलिंग भी हो सकती है किसी किसी की, तो इसलिए। तो सिम्टम्स की जैसे मैं आपसे कह रहा था, तो इसमें नॉर्मल सी हैं, बार बार प्यास का लगना है, भूख बढ़ जाना होता है, अचानक आपका हैवी वेट हो रहा है, मतलब वेट गेन हो रहा है और या लूज़ हो रहा है, आपका वेट कम हो रहा है, थकान हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, जो भी आपकी चोट्स घाव लग रहे हैं वो जल्दी कम्प्लीटली ठीक नहीं हो पा रहे हैं, है ना। और फुंसी फोड़े नॉर्मल है, आपकी आई वर्जन जो है देखने की क्षमता वो कमज़ोर होती जा रही है, दृष्टि आपका लेवल गिरता जा रहा है। उसके अलावा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाना या हार्ट अटैक हो रहा है ना। अब पेशाब का अधिक आना जैसा और रहता है, तो ये शुगर की आपके डायबिटीज़ पेशेंट में सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो इनके जो रीज़न हैं क्या क्या हैं, जो रीज़न के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो रीज़न में जैसे कि आपको देखिए कुछ जेनेटिक होते हैं कि आपको जेनेटिक ही आपको ये डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स हो रही है। मतलब आज के टाइम में जैसे जो हैवी ऑयली फूड्स हम लोग खा रहे हैं, हैवी फूड्स है, जंक फूड्स हैं, तो इसको ये सब इसमें रीज़न होते हैं। एक्सरसाइज का ना करना, नियमित योगा ना करना, वॉकिंग नहीं करना, ये सब बेड रेस्ट पे आपके आए खाई पिए सो गए, ये सब करते रहने की वजह से आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको बचाव की बात की जाए कि अगर आपको डायबिटीज़ आपको जब मेडिकल होने जा रहा है तो उससे पहले कि क्या प्रिकॉशन रखने हैं। तो आपको जब भी मेडिकल टेस्ट की कॉल आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था, आप किसी भी एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल के आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और जो नॉर्मली टेस्टिस होते हैं जिसके मैंने अभी आपको नाम बताए थे, वो सभी टेस्टिस करा के आप चेकअप देख लें, तो उसके बेस पर बात करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि अगर आप किसी भी मेडिकल टेस्ट में अगर आप फेल हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपकी जॉब्स वहीं पे फिनिश हो जाएगी या आपको एक चांसेस और मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट में उस बारे में बात करेंगे। तो सिमिलरली चलिए अब आपको वहीं पे आते हैं। तो उसके रीज़न में आपके क्या है कि जैसे कि आज के टाइम में हैवी फूड्स हैं, मिठाइयों को ज़्यादा खाना है, एक्सरसाइज करना है, ये सब रीजन्स होते हैं ज़्यादातर। नींद पूरी नहीं लेना है। तो अगर इन्हीं रीजन को हम अवॉइड कर दें तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना वॉक कीजिए, हैवी फूड्स या जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड्स वगैरह को, है ना। एक्सरसाइज कीजिए, स्विमिंग कीजिए, और वॉकिंग जो है वो परफेक्ट रखिए, आपकी नियमित, है ना, पैदल चलने की आदत रखिए। तो ये सब चीज़ों को अगर कंटिन्यू रखें तो आपका डायबिटीज़ का जो लेवल है अपना कंट्रोल में रहेगा। तो ये जो था आपका था डायबिटीज़ टेस्ट का, ठीक है। उसके बाद जैसे आप अपने दूसरे टेस्ट पे आते हैं, तो जो होता है ECG आपने कई बार सुना होगा और देखा भी होगा कि जैसे कि टीवी वगैरह में कि इसकी जो रीडिंग निकाली जाती है लाइफ लाइन की तरह से आड़ी टेढ़ी ऊपर नीचे होती है, तो वो ECG की रीडिंग होती है जो एक ग्राफ पे दी जाती है। ECG को इन शॉर्ट में कहा जाता है, लेकिन इसका अगर पूरा नाम देखें तो इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो ये ग्राफ होता है जिसके द्वारा दिल की इलेक्ट्रिकली एक्टिविटीज़ देखी जाती है कि आपका हार्ट बीट कैसी चल रही है, स्पीड क्या है, ये सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो रेलवे जो इस टेस्ट को कराती है, तो इस टेस्ट को कैसे किया जाता है रेलवे की तरफ से, तो उसमें जैसे आपको एक रूम होगा जहाँ ECG की पूरी यूनिट लगी होती है, उस रूम में आपको 1 बाय 1 करके बुलाया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जब आपको अंदर आना है, अंदर आने के बाद में आपको अपनी शर्ट उतारने को कहा जाता है, शर्ट उतारनी है। शर्ट उतारने के बाद जो एक टेबल या बेड होगा जिसके ऊपर आपको लेटाया जाएगा। तो उसको लेटाने के बाद अपनी जो चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर एक लिक्विड जो होगा, जो इसका मेरे को नाम नहीं पता, वो थोड़ा सा लगाया जाएगा। उसका एक लेप सा होगा, हल्का सा लेप लगा दिया जाएगा जहाँ पे, तो वो एक लिक्विड लगाया जाता है, इलेक्ट्रोड्स। फिर उस लिक्विड लगाने के बाद आपके चेस्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएंगे, आपके चेस्ट पे हो जाएंगे। उसके बाद आपके बाजू हाथ पे हो जाते हैं, और आपके पैरों पे, दोनों पैरों पे लगा दिए जाते हैं। तो उसको लगाने के बाद फिर आपको जब इलेक्ट्रोड्स लगा दिया जाएगा, उसके बाद फिर उसकी आपको कम्प्लीटली क्या देगा, आप कोई टेंशन ना लीजिए उस समय। और मैं लास्ट में आपको बता दूँगा इन सब चीज़ों से टेंशन जो आ रही है उससे क्या तरीका है, जैसे कि दिमाग में टेंशन ना रहे। तो आपकी जब रेडी हो जाओगे तब आपकी एक रीडिंग निकाली जाएगी इलेक्ट्रोड्स की, है ना। ग्राफ की जो रीडिंग होती है वो निकाली जाएगी। उसको आप कभी देखिएगा रीडिंग को, तो वो एक कैटेगरी में डिवाइड होती है, जैसे V1 V2 V3 V4 इस तरीके से। तो एक रीडिंग चलेगी, और देन उसके अलावा जो आपके अप एंड डाउन देखते हैं उसकी जो रीडिंग होती है P Q R S इस तरीके से होती है, तो वो ली जाती है। तो अगर इस टेस्ट की नॉर्मल बात की जाए तो इस टेस्ट में किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। और जब आपकी ये ECG की रीडिंग निकाल ली जाती है, तो उसी समय आपका जो है जो लेप लगा हुआ है चेस्ट पे या हाथों पे पैरों पे,
तो उसको पोंछने के लिए आपको कॉटन दे दी जाएगी, आपको उसको पोंछ के आप अपने जो कपड़े हैं वो पहन सकें और उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन को आप बुला लिया जाएगा। ये टेस्ट एक्चुअली क्या है, दिल की बीमारी में किया जाता है। जैसे आपको कोई भी हार्ट में प्रॉब्लम्स है उसकी पता चलता है कि ECG टेस्ट से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपके में दिल का भरना होता है, दिल का साइज़ जो नॉर्मल साइज़ है उससे बड़ा हुआ तो नहीं है, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या कोई बाल्ब वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके की रीडिंग पे बेस पे आपको क्लियर तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपके जैसे ECG क्लियर होने के बाद में आपको ये BP आपका डायबिटीज़ टेस्ट हो गया, ये टेस्ट होगा, इसकी रीडिंग तुरंत आने से आपको नेक्स्ट एग्जाम टेस्ट के लिए सेंड कर दिया जाता है। तो आगे चलिए बात करते हैं हम यूरिन टेस्ट की। थर्ड टेस्ट आपका यूरिन टेस्ट है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको यूरिन टेस्ट जिस टाइम पे होना है या कोई भी टेस्ट होना है तो आप किसी की बातों में ना आएँ। जैसे ही कई लोग कहते हैं उस जगह हल्ला मचा हुआ होता है कि यार कोई मेडिसिन ना लें, ये सब लें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कि टेस्ट होना क्या खा लें, ऐसा कि लस्सी पिएँ, जूस पी लें या केला खाएं, ऐसा कुछ भी वो सोच में ना पड़ें। सिंपली वे में आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आप इस सब चीज़ों मेडिसिन वगैरह के टेस्ट चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मैं आपको बता दूँ इस तरह की मैंने भी सुनी थी जब मैं गया था कि यार क्या मेडिसिन कोई खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सब लोग टेंशन में रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है टेंशन जो रहती है वो ही आपको फेल करा सकती है, तो उस तरह की कोई टेंशन दिमाग में ना रखें। तो आइए यूरिन टेस्ट पर बात करते हैं। तो यूरिन टेस्ट का आपको ये बता दूँ, अगर आपको कराने जा रहे हैं तो जैसे कि नॉर्मली कोई सोचता है कि जूस पी ले रहे हैं या फ्रूट खा ले रहे हैं तो वो ना ही खाएँ। यूरिन टेस्ट का असर उसका एक्चुअली क्या है कि आपको उसका यूरिन पर असर पड़ता है। जैसे आपने जामुन या हैवी कलरफुल जो फ्रूट्स होते हैं, आपने चुकंदर खाई है या जामुन खाया है या सलजम, इस तरह का कोई फ्रूट का या हैवी गाढ़ा जूस पिया है तो उसका असर आपके यूरिन के कलर पर पड़ जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप इस तरीके की किसी भी जो शॉर्टकट तरीके जो अपनाने के जो भी कहते हैं उन सबको ना अपनाएं। इसका माइनस ही पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप जैसे हैं अगर आप वैसे ही रहेंगे तो हो सकता है कि आप बिल्कुल सही हैं। तो कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये टेस्ट का प्रोसेस क्या होता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है ना। तो इस टेस्ट के लिए आपको एक कंटेनर दिया जाएगा। तो एक कोई कंटेनर होगा, एक बोतल होगी जो आपको दी जाएगी। तो उस बोतल को आप एक बार ज़रूर देख लें कि वो खुद देख लें जैसे कि वो साफ़ है या उसके अंदर में किसी तरह का कोई लिक्विड है, क्योंकि या कोई यूरिन या कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है। तो उसके बाद में जब आपको एक दे दिया जाएगा कि आपको ये बोतल का कंटेनर लेके आपको साइड में जाके आपको इसमें अपना यूरिन ला के देना है। तो यूरिन जो सर ला के आपको जब दे रहे हैं तो उसको पहले चेक कर लिया, दैन आपको जब यूरिन कर देते हैं तो उसको टाइटली बंद कर दें, तभी आ जाके अपने जो जमा हो रहा है जहाँ डिपॉजिट हो रहा है उसको देख लें, उस पर टैग लग गया, ये सब चीज़ें कि हाँ उसमें जो है आपकी एंट्री हो रही है। क्योंकि कई बार हो भी सकता है क्योंकि उस पर आइडेंटिफिकेशन के तौर पर लगाए जाते हैं, वो देख लें कहीं ऐसा तो नहीं है कि गीला हो गया है ना। और यूरिन करने के बाद आप अपने हाथ धो लें। तो ये होता क्यों है, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लें। यूरिन जो हमारे जो शरीर के अंदर की है ना, किडनी है, उसके कैसे वर्किंग कर रही है, शरीर में क्या बीमारियां हैं, क्या डाइजेस्ट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं हमारे यूरिन टेस्ट से। तो उसके खान पान में क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो मेन चीज़ होती है यूरिन जो होता है वो pH के लेवल के लिए होता है। pH का जो लेवल होता है पोटेशियम हाइड्रोजन, तो उसका जो pH4, pH7, pH9 में होता है। pH4, pH7, pH9 जो होता है, pH4 अम्लीय, pH7 उदासीन और pH9 क्षारीय मान होते हैं। तो जो आपने अभी जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो आप उसमें भी ये पढ़ा होगा pH लेवल का जो होता है। तो मनुष्य का यूरिन का pH का मान किडनी से जुड़े रोगों को पता लगाने में किया जाता है, जो भी हमारी किडनी की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताता है। तो ये सब हो गया। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो यूरिन होता है इसमें प्रोटीन्स नहीं पाई जाती है। अगर प्रोटीन्स की अगर पाने की कुछ ही कंडीशन होती हैं कि आपको जब चेक किया जाता है या तो आपको बुखार है उस समय, या आपने हैवी एक्सरसाइज कर रखी है, या प्रेगनेंसी है, या किडनी की कोई प्रॉब्लम्स है। तो ये आपकी यूरिन टेस्ट हो गई। और सावधानी के तौर पर मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कंटेनर चेक कर लेना है कि उस कंटेनर जो आपको दिया गया यूरिन का वो नीट एंड क्लीन है। दूसरी चीज़ आपको है ना कि उसको टाइटली बंद कर देना है और जो आपको फिर दे देना। आप इसके बाद आप नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए एक्सरे। तो एक्सरे 4 आपका जो बात कर रहा हूँ 4 टेस्ट हो गया। और ज़रूरी नहीं है कि सिक्वेंस यही होता है, सिक्वेंस किसी 10-10 की कैटेगरी दे देते, कहीं कोई चल रहा है, दूसरा किसी पे सेक्शन पे जा रहा है, नेक्स्ट किसी सेक्शन पे है। जो क्वालिफाई करते रहेंगे उनको आगे बढ़ाते रहते हैं, जो कोई एक डिस्क्वालीफाई हो जाता है उसको वहीं पे रोक देते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी आपके बात करेंगे लास्ट में। तो आइए एक्सरे के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको जानते हैं एक्सरे कम ही कराना चाहिए, ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सरे कराना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सरे ज़्यादा कराने के जो किरणें होती है वो हमारे शरीर को नुकसान देती हैं। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि जब ज़रूरत हो तभी एक्सरे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है इसलिए एक्सरे होगा कि आपकी जो फेफड़े लंग्स हैं उनकी वर्किंग कैसी है, वो प्रॉपर है या नहीं है,
क्या उनमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो एक्सरे कराने से पहले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि कई जने लॉकेट पहनते हैं, तो उस समय याद से अपना लॉकेट या गले में किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी जो शर्ट है वो हालांकि उतार दी जाती है, शर्ट टी शर्ट उतार के ही लेते हैं जो है। और मैं एक बात और बता दूँ, जैसे कि फ़ीमेल्स जो होती हैं उनका जब एक्स्ट्रा होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उनके जो गारमेंट्स होते हैं उसमें जो आयरन या थोड़ी सी लगी रहती हैं जो हुक टाइप के, वो चीज़ प्रॉब्लम्स कर सकती है। तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। तो आप समझ के मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उसको आप जैसे भी जो दूसरी चीज़ें आप उसको देखें ना, और उसको प्रिकॉशन के तौर पर उन्हीं को पहनें क्योंकि बाद में फिर हो सकता है कि 1% कुछ हो, क्योंकि मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता कि क्योंकि मेरे को इसलिए नहीं पता, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। क्योंकि जो हुक्स वगैरह होते हैं वो एक्सरे की जब एक्सरे लिया जाता है तो उसमें वो आ जाते हैं, और उसके आने से 1% कोई प्रॉब्लम्स कह सकते हैं कि आपको या बाद में लिया जाएगा या आपका दिन नेक्स्ट पोस्टपोन हो जाए। तो इसलिए जब आपको पता है कि आपका होना है तो दूसरे गारमेंट्स तरह के पहन लें। तो ये आपकी एक्सरे की हो गई और सावधानी मैंने आपको इसमें बता चुका हूँ। तो उसके बाद जैसे अगर बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, 5th टेस्ट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इसमें बीपी टेस्ट होता है। तो बीपी टेस्ट जैसे कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के लेवल चेक किया जाता है, जैसा कि हम उसको बोल देते हैं सिस्टोलिक, और आपका दूसरा बोला जाता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो है और डायस्टोलिक है, उसकी जो हाई की आती है 120 mmHg होती है, और लो की आपकी 80 mmHg होती है। तो ये तो परफेक्ट रीडिंग होती है, जो कि मुश्किल ही मिलती है, बहुत कम ही होती है। तो उसके थोड़ा सा अराउंड जो फिगर होती है वो आपकी रहनी चाहिए। ये आप कभी भी अप एंड डाउन होती रहती है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम होती है, कंडीशन होती है आपके माइंड में और आपके हार्ट में कैसी रिलेशनशिप चल रही है। आपका दिमाग टेंशन ले रहा है तो आपका उसका असर आपके हार्ट पे ज़रूर पड़ेगा, और जब हार्ट पे पड़ेगा तो उसकी बीपी रीडिंग अप एंड डाउन होनी है। तो इसलिए उसको प्रिकॉशन के तौर पर आपको इस तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं और बताऊँगा क्या करना है, ठीक है। तो 120 mmHg होती है, 80 होती है। तो हाई बीपी में अगर आपकी बात की जाए तो 140 से उससे ऊपर जब होती है, तो या आपकी 90 या 90 से ऊपर आती है तो उसको सिस्टोलिक, 140 से ऊपर, और 90 या उससे ऊपर होती है तो डायस्टोलिक होती है। तो उस व्यक्ति में हाई बीपी की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो प्रिकॉशन के तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि नमक वगैरह नहीं खाना उस समय, जैसे आपके मेडिकल होने हैं। तो मैंने जैसे कहा था आपको अपना प्री कंसल्ट कर लें, और उसके बेस पे आपको अगर ऐसी है तो आपको आपके डॉक्टर भी बता देंगे आपको क्या एहतियात रखनी है, और नमक वगैरह अवॉइड करें। इस तरीके की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड्स वगैरह तो जो बहुत नुकसान देते हैं, तो अवॉइड ही कर दीजिए बिल्कुल ही, है ना। तो रीजन में बात कर ली जाए कि बीपी प्रॉब्लम्स जैसे क्या क्या वजह होती हैं जिसकी वजह से होती हैं आपकी, तो ये आपकी एनीमिया होता है, डायबिटीज़ होती है, आपके जो है थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, डिहाइड्रेशन है, इन सब की वजह से भी आपको बीपी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको जैसे लो बीपी है, हाई बीपी है, लो बीपी में जैसे मोस्टली गाजर का जूस है, आंवला है, मुरब्बा है, छाछ आपका है ना, ये सब चीज़ों को यूज करना है। किशमिश, मुनक्का, इन सब का सेवन लीजिए। बादाम खाइए, भिगे हुए बादाम में छिलके उतार के मिक्सर में, ग्राइंडर में कर लीजिए आप उसको, है ना। और आपका ये हाई बीपी में जैसे आपका है चक्कर आना, ये सब सिम्टम्स जो होते हैं, सिर घूमना, निद्रा, शारीरिक कमजोरी, ये सब बीपी में रहते हैं। तो इसके इलाज के तौर पे जैसे होती है, मतलब कि आपको क्या एहतियात रखनी है, तो गेहूँ और चने के जो आटा है उसकी रोटी खाएं। छाछ है, छाछ आपको ज़रूर पिए, छाछ का सेवन ज़रूर करते रहें, तो उसका बहुत फ़ायदा रहता है। आपका पपीता खाएं, और तुलसी अगर आपके है तो तुलसी के पत्तों का सेवन आप पानी के साथ कर सकते हैं, या जिसमें आप कर सकते हैं तो उसमें कीजिए, है ना। तो आपका ये हो गया जो है, मैं इसके बारे में बात कर लिए, बीपी टेस्ट की हो गई। तो मैं आपसे अब इसके बाद में जैसे बात करते हैं 5th बीपी टेस्ट के बाद में अगर आपकी बात की जाए, एक 6th टेस्ट में नाम लेना चाहता हूँ, ENT का। ये टेस्ट ऐसा है जैसे कि पता भी नहीं चलता कि कब हुआ, और मोस्टली मैंने देखा कि लोगों को, है ना, इंटरनेट में आप देखोगे कि कोई भी ENT के बारे में जिक्र नहीं करता है। तो मैं बता दूं मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ। जैसे आप कभी भी किसी डॉक्टर पे आप जैसे मेडिकल करा रहे हैं, तो ENT टेस्ट इस तरीके से हो जाता है, कहने का मीन्स ये है कि उन्होंने आपको बुलाया, बैठाया और बोला कि हाँ आ करो, मुँह खोलो, तो वो समझ लीजिए आपका दांत और गला चेक हो गया। उसी समय उन्होंने चेक कर लिया, टॉर्च लगा के आपको चेक कर लेते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें दिख जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वो तभी बता देते हैं। और ईयर की प्रॉब्लम्स हुई तो साइड में जैसे आप देखते हैं, बॉडी चेकअप करते हैं, तो उसमें आपके ईयर पे टॉर्च मार के देख लेते हैं कि कोई किसी तरह की डस्ट वगैरह तो नहीं है, या किसी तरीके का कोई सॉइलिंग वगैरह तो नहीं है आपको, है ना। तो इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ कि ENT टेस्ट भी होता है, लेकिन आपको कहीं आपको इसका जिक्र नहीं करेंगे कि आपका ENT टेस्ट हो रहा है कि नहीं। और जनरली चेकअप में ENT टेस्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट आपके मैं बात करना चाहता हूँ आई टेस्ट। आई टेस्ट जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं इसमें कि इसमें ही ज़्यादातर फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा फेल होते हैं आई टेस्ट में।
और इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये सोच रखा कि आपकी आइज़ पे कोई लेंस वगैरह या इस तरह की कोई ऑपरेशन या करा रखा है, आपको मोतियाबिंद है, तो भी ये पता चल जाएगा। आपने किसी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा कुछ कर रखी है तो निकलने वाले बॉस, गेट आउट, सिंपल। तो बात मैं करता हूँ, चलिए क्या क्या करना होता है, क्या टेस्ट होता है। देखिए एक चीज़ होती है इसमें, आई विज़न जो होता है, आई विज़न ALP का 6/6 होता है। 6/6 एक परफेक्ट रीडिंग होती है कि आपको डिस्टेंस प्रॉपर दिखे। जैसे आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे चेक किया होगा तो एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें लाइट जली रहती है, तो उसमें एक ऊपर डिजिट देखोगे कैपिटल लेटर की होती हैं, बड़ी बड़ी लिखे रहते हैं, देन उससे छोटे आते रहेंगे, फिर उससे छोटे आएंगे, फिर नॉर्मली जो रीडिंग लास्ट आती है वो 6/6 रीडिंग होती है। ऊपर जो होती है 6/60, 6/, इस तरह से चलती रहती है। तो नीचे जो आती है, जो छोटे आपके स्मॉल साइज में जो लेटर दिखते हैं, तो वो 6/6 में आ जाते हैं। अगर आप वो पढ़ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका आई विज़न सही है। तो आई विज़न में 6/6 होता है, जो आपको एक दिखा दी जाएगा, आपको वो रीडिंग करवाई जाएगी। एक डार्क रूम होगा, डार्क रूम में आपकी दोनों आइज़ की, पहले दोनों आइज़ की हो जाएंगी, फिर आपकी राइट लेफ़्ट इस तरीके से बंद करा के की जाएगी। तो वो टेस्ट होता है आई विज़न। तो आई विज़न का 6/6 की जैसे बताया है, तो क्या होता है, जैसे कि अब आपको डार्क रूम में बैठा लगा, एक परफेक्ट डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस पे आपको बैठा दिया जाएगा। तो जब उसकी लाइट जलाई जाएगी तो उसमें क्या होता है कि आपको एक बोर्ड पे हाथ रख के या उससे पूछेगा आपको कि ये क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकली ये क्या है, ये क्या है। तो ये तो हो जाता है नॉर्मली, नीचे चलते जाना, पढ़वाना, आपको पढ़वा देगा पूरा कि हाँ ये पढ़िए आप, है ना, आप ये पढ़ते रहिए। उसके अलावा एक होता है सी फेस, एक सी होता है, जैसे मान लीजिए उसका फेस अभी इस साइड है, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है, मतलब अप है, डाउन है, तो ये वाली चीज़ होती है। तो सी फेस को भी आपका एक एग्जाम में आता है कि मतलब जो आपको ये एक सर्किल में एक साइड उसका हिस्सा कटा होता है, जैसे सी फेस बोल देते हैं, क्या ना किधर है, तो वो आपको उसको देखना होता है। एक्चुअली आप ये जो टेस्ट है ये दोनों ही आँखों से होता है। आपको पहले तो दोनों आँखों से कर दिया, फिर आपको सिंगल बाई सिंगल करता है। आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आप डार्क रूम में बैठे हैं, आप किसी लाइट को देख रहे हैं, आप पहले दोनों आँखों से देखें। सडनली आपसे कहा जाता है कि आप एक आँख बंद कर लीजिए, तो होता क्या कि आप ये कर लेते हैं, इस तरीके से एक आँख को जो बंद करते हैं और दबा देते हैं, तो जो राइट है या सेकेंडरी जो ओपन आइज़ है उस पर एकदम असर पड़ता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, कभी भी आँख जब ढक रहे हैं तो पूरी तरह से दबाएं नहीं, उसको दबाना नहीं होता, सिर्फ उसको ढकना होता है। मीन्स ये कि अगर आपकी खुली है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, और अगर आपकी ढकी हुई है सिर्फ उसको देखें, एक आइज़ का देखना होता है। ये नहीं होता कि आपको ये बंद करके देखनी है, आपको आइज़ बंद करने का नहीं होता। मीन्स उसमें आपको आइज़ कवर करनी होती है, कवर करनी है ना कि आइज़ बंद करेंगे तो आपके इस पर इफेक्ट पड़ेगा और आप इसको देखने में तुरंत ही सडनली आप कोशिश ही करते हैं कि मैं जल्दी पढ़ दूँ, जिससे कि डॉक्टर को ये लगे कि मेरी ठीक है, तो उसी हड़बड़ी में आपको हो जाती है गड़बड़ी। तो रेल में भी कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी के साथ चलिए, है ना, और आराम से आप अपनी आइज़ को क्लोज़ कीजिए। कोई जल्दी नहीं है कि आपको तुरंत ये बतानी है कि जैसे कहते हैं तुरंत बताते चलो, वो आपका ये क्या ये फेस, इसका ये क्या, ये फेस अब किया कि आपका राइट हो गया, लेफ़्ट हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, कोई इसमें नहीं है। आपको जैसे आपने आइज़ क्लोज की, आपको देखिए, आपको दिखता रह रहा है, फिर देखिए, हाँ, फिर देन ओके कीजिए, हाँ जी आपकी आइज़ अब रेडी, आप कह दीजिए डॉक्टर से कि यस मैम, आप पूछिए, यस सर, अब आप स्टार्ट कीजिए। देन आपको सेकेंड आइज़ की बात होगी, देन आपकी ये हो जाएगी। ये हो गया आपका 6/6 विज़न का। दूसरा टेस्ट होता है जो कि होता है कि कलर ब्लाइंडनेस। वहीं पे ही आपको जिस जगह है आपको कलर की लाइट्स दिखा दी जाएंगी कि ग्रीन, रेड, येलो, वाइट, इस तरीके की लाइट दिखाई जाएंगी। जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होता है, कहा जाता है ये कि एक जेनेटिक होता है। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपके पेरेंट्स में किसी को है या ख़ानदान में किसी को, तो आपको होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपको कलर की जो है पहचान नहीं पाते हैं कि वो कलर कौन सा है। जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स के कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन, येलो, तो आपको अगर उसे पहचानने में आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप समझ लीजिए आपको कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस में भी है। तो ये चेक किया जाता है कि आपको कलर्स दिखाए जाते हैं, तो आपको कलर्स बताने होते हैं कि कौन सा कलर्स हैं। कलर्स विद नेम होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि अब नारंगी पिंक में बहुत सी वैरायटी होती है, ऐसे नहीं दिखाए जाते। आपको सिर्फ नाम बताना कि पिंक है, लाइट पिंक, ये पिंक, इस तरह का कुछ नहीं होता। तो कलर ब्लाइंडनेस हो गई। इसके अलावा जैसे आपको एक बुक्स दिखाई जाती है जिसमें आपको पूरे उस बुक्स में सर्कल, छोटे छोटे गोले होंगे, कलर्स बने होंगे, उसमें कोई डिजिट लिखी रहती है। डिजिट मतलब 26 होगी, ठीक है, या 28 होगी, 36 होगी, कोई भी डिजिट हो सकती है, कुछ भी 2 हो सकते हैं, कोई भी फिगर हो सकता है। तो वो आपको रीडिंग किया जाएगा। उसमें क्या होगा, हरे, पीले, लाल, पिंक, रेड, येलो, जो भी कलर होते हैं सारे के सारे संलग्न करके एक डिजिट डायग्राम बनाया जाएगा। उस डायग्राम को आपको चेक करना है कि आप उस डायग्राम को देख पाते हैं या नहीं देख पा रहे, आप है ना रीड कर पाते हैं या नहीं रीड कर पाते। डॉक्टर ये चेक करते हैं। तो आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इसे नहीं चेक कर पाएंगे, ये आपको जान लीजिए, ठीक है।
तो और आप इसको देख लीजिए, क्योंकि इसका तो मेरे को नहीं पता कोई ट्रीटमेंट भी होता है। ये आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम से शायद मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस आपकी हो गई, आपको ये चीज़ आपको बहुत ऐसी आपको इसी में दिखाई देगा। उसके नीचे एक छोटी सी एक लाइन भी होती है डायरी में ही, वो डायरी में आपको एक लाइन पढ़वाई जाएगी। ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ एक ही डिजिट दिखाई जाएगी। उस बुक्स में नियर 30, 32, 35 पेजेस से होते हैं। कोई सा भी पेज कभी उठा के आपको चेक कराया जाता है, वो पढ़वाया जाता है कि आप सही पढ़वा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर पढ़ लिए देन आपको वही होता है, राइट आइज़ लेफ्ट आइज़ इस तरीके से ढक के पढ़वाया जाता है कि हाँ अब आप इस किताब को इस तरीके से पढ़िए। तो आपने वो दोनों चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद में आपको क्या कहता है, क्या कहा जाएगा कि जो भी डिजिट लिखे आप उसके ऊपर में अपनी फिंगर्स को मूव कीजिए। मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, उसमें आपने पढ़ दिया 2, है ना, आप यहाँ बाई मिस्टेक ही आपने 2 पढ़ दिया, जो सही हो सकता है। तो क्या होगा कि आपको फिंगर्स जो होगी ना, उस 2 के ऊपर में आपको टच करते हुए कि वो 2 किस तरह बना हुआ है वो होगा। वो डॉक्टर आपकी फिंगर्स को भी चेक करेंगे कि हाँ आपकी जो आइज़ और जो बोला है आपने पढ़ के वो आपको जो दिखा रहे हैं वो सही है। कहना मीन्स है कि आप ये सोचो कि मैं 2 बोल दूँ और मे बी पॉसिबल 2 हो, है ना, तो ये तुक्का लग जाए। तो इसमें भी मत रहिए कि आपके जो फिंगर्स को भी आपको टच कराया जा सकता है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो गई, आई विजन 6/6 हो गया, ये मेन चीज़ होती है। उसके अलावा उस बुक्स में एक बहुत छोटी डिजिट में एक कोई लाइन लिखी रहती है, मेरे को याद नहीं है वो क्या है, वो आपको पढ़वाई जाती है कि बाकायदा क्या है, उसके क्या लिखा है। और कई जगह पे जब एक लाइन लिखी रहती है तो उसमें कलर्स में लिखी रहती है, तो उससे आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो लाइन्स आप पढ़ रहे हैं इसमें रेड वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं क्या हैं, रेड के वर्ड्स क्या हैं और वाइट में वर्ड्स क्या हैं, ग्रीन में क्या क्या लिखा हुआ है, ये आपको पढ़वाया जाता है। तो आई टेस्ट तो बहुत वैसा होता है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पर्सनल पार्ट, तो पर्सनल पार्ट जो है बॉस क्या बताऊँ, कपड़े उतरने वाले हैं इसमें। यस, बॉयज़ जो हैं उनके पर्सनल पार्ट टेस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके रूम में बुला लिया जाता है, सिर्फ उसमें डॉक्टर होता है या डॉक्टर की जो बेस्ट टीम होती है वो रहेगी और कोई नहीं रहता है। उसमें सिंगल 1 बाई 1 करके कर सकते हैं पर्सनल पार्ट टेस्ट, या फिर उसमें आपको जैसे एक ग्रुप में 5 का बना दिया, इस तरीके से कर सकते हैं। तो उसको चेकअप करने का मीन्स ये है कि जब आपको बुलाया जाएगा तो आपकी पैंट उतारो, नेक्स्ट उतारो, खड़े हो जाओ। तो उसमें जो चेकअप होता है वो क्या चेक किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है कि आपको हाइड्रोसिल पहली, दूसरी कहीं आपको हार्निया जो आपके शरीर में कहीं भी किसी की एक हाथ का किसी का बाहर आ जाना फूलना होता है जो शरीर पर दिख जाती है, तो वो चीज़ होती है। तो फ्रंट से आपकी वो देख ली जाती है। खांसने को कहा जाता है, कहते हैं डॉक्टर की खांसो जोर से इस तरीके से, या जैसे भी आपको कहा जाएगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि खांसिए, खांसने से उसके फंक्शन को चेक किया जाता है किस तरह से। देन आपको मूव करा जाइए, चलिए बैक हो जाइए, फिर हो जाइए। तो मैं आपको बता दूँ वो पाइल्स के लिए होता है, तो बवासीर है ना, तो वो चेक की जाती है। तो ऐसी कोई भी अगर आपको है प्रॉब्लम्स तो उस समय आपको स्टॉप कर दिया जाएगा वहीं के वहीं पे। और बात करते हैं, चलिए ये हो गया। इसके अलावा मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम में आपको डिस्क्वालीफाइड हो गए मेडिकल के टेस्ट में, आपको रुक गए और आपको ये लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं है ना, कि आपको ये मालूम है कि मैं तो इस प्रॉब्लम्स में ठीक हूँ, मेरी बीपी रीडिंग ठीक है या मेरा आई विजन ठीक है, या आपको लगता है कि मेरा जो है पर्सनल पार्ट टेस्ट हो रहा है वो ठीक है, तो जब आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाइड करके भेजा जाता है तो आप है ना पर्सनली एक जो स्टेट के जो आपके सिटी के मेडिकल होते हैं, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली का एम्स हो गया, जो आपकी जो सिटी का जिला अस्पताल है उसके डॉक्टर से जो भी उसके डॉक्टर्स हैं है ना, उसकी एक रिपोर्ट के बेस पे आप दोबारा रीमेडिकल करा सकते हैं कि आपको ये चांस मिलता है कि आपको है ना जो उस समय प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स एक नॉर्मली पे थी, आपको है नहीं है वो। तो एक थोड़ा सा ब्रेन और बीपी की पल्स एकदम बढ़ रही है, आपकी बीपी रेटिंग बढ़ गई, डॉक्टर ने आपको कह दिया, तो कहते थे कई बार कि कल आ जाइए, कल भी आपकी बीपी की में नेक्स्ट टाइम पे थोड़ी देर में कह देते हैं कि आइए एक काम कीजिए, आधे घंटे बाद आइए, तो आपके चेकअप दोबारा हो जाएगा बीपी का। तो बीपी का ये हो गया, आपको मान लीजिए हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम्स है, तो आप उसका जैसे कि मैं आपको बता दूँ मेरे टाइम में एक लड़के को हुआ था, तो उसको रोका गया था, तो उसने अपना ऑपरेशन करा के आया था, फिर देन उसकी जॉइनिंग हुई थी क्योंकि उसका दोबारा मेडिकल, लेकिन उसमें मेडिकल सिर्फ उसका वही नहीं होगा, पूरे पार्ट्स का दोबारा से मेडिकल होगा, आपका फ्रॉम बिगनिंग टू एंड पूरा मेडिकल होगा। ये मत सोचिए कि आपके उसी पार्ट्स का मेडिकल होने वाला है, या फिर आप ये सोच लिया आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको रीमेडिकल के ऑप्शंस होते हैं, तो आप रीमेडिकल करा सकते हैं, है ना। तो पहले आप अपने, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना जिला अस्पताल या जो एम्स वगैरह जो हैं बड़े डॉक्टर गवर्नमेंट के जो होते हैं उसके थ्रू आपको उसकी रिपोर्ट के बेस पे ही होगा कि आपको इसमें जो फील करके आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं है, पहले वो डॉक्टर्स आपको देंगे तो उसी के बेस पे होने वाला है।
देन आपके बाद मैं कुछ बात कर रहा था कि कुछ शॉर्टकट नहीं है, सॉरी है ना, शॉर्टकट गलत बोल रहा हूँ मैं, कि मतलब आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे बीपी की, स्पेशली बीपी या जहाँ पे आपकी है ना बीपी की रीडिंग वाला पंगा है, जैसे आपको लग रहा है कि आपका हार्ट की एकदम फंक्शन फास्ट हो रहे हैं, तो उसमें अपने दिमाग को कैसे बिजी रखें, ये मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। जो भी वीडियो में अब तक मैंने बताया वो मेरे पर्सनल है, ये मैं किसी से अटैच नहीं करूँगा, ये मेरी अपनी थॉट है, या किसी रेलवे की उस तरफ से नहीं कह रहा, मेरे पर्सनल थॉट है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो बीपी के लिए आपको जैसे बीपी टेस्ट हो रहा है तो उस समय आपको क्या करना है कि कोई भी टेबल आपको जैसे याद है, मान लीजिए आपको 13 है, 19 है, 7 है, 18 है, कोई भी टेबल जैसे आपको याद है और बीपी टेस्ट हो रहा है, तो आपको क्या डॉक्टर्स भी कहता है कि आराम से रहिए, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो उस समय हालांकि टेंशन रहती है, मैं भी कहता हूँ कि टेंशन बनी रहती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा ही बना रहता है कि यार सुनते हैं कि यार अभी यार वो गया था कि वो फेल हो गया, यार वो गया था वो पास हो गया, अरे यार वो ऐसा आया वो फेल हो गया, अच्छा ऐसी तरीके की ओपिनियन चलती रहती है, तो बाकी में टेंशन बनी रहती है। लेकिन फिर भी कहूँगा अगर जब बीपी टेस्ट हो रहा है तो नॉर्मली रहिए, और अगर आपको नहीं रहा जा रहा तो एक काम मुझे आप अपने दिमाग ब्रेन को थोड़ा सा बिजी रखिए। जैसे कोई भी टेबल्स है, अब मैं कहता हूँ मुझे 7 के टेबल्स में प्रॉब्लम्स है, मेरे को 13 के टेबल्स में प्रॉब्लम्स है, तो सडनली बैठे हुए उसी समय बैठे हुए आपको वो टेबल दिमाग में रिपीट करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटी टेबल की बात करता हूँ कि 7 की बात करता हूँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, इस तरीके से आप उसको कंटिन्यू दिमाग में रिपीट करते रहिए, और लेकिन उस टेबल को रिपीट कीजिए। ये नहीं कि आपने जैसे 2 की टेबल रिपीट करें 2 4 6 8 10 12, तो ये नहीं है, यहाँ पे तो आपको ये मुँह जवानी है ऐसी जिसमें आपको ब्रेन्स को भी आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ रहा है। जो मुँह जवानी है 2 4 6 8 10, तो ये बहुत कम पार्ट्स है, तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो टेबल आप उस समय कीजिए, या आप किसी और फंक्शन में अपना ब्रेन रख सकते हो तो आप अगर और कीजिए। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि है ना, अगर मैंने जैसे पढ़ा है और जगह देखा है या औरों से मैंने जाना है कि है ना, जो टेबल्स का फॉर्मूला है काफ़ी सक्सेसफुल होता है आपको थोड़ा सा बिजी रखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे तरफ से जो बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे होंगे, या जो भी चीज़ें अगर जो आपको पूरी अच्छी लगी हैं, मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हैं तो आपकी पूरी समझ में आई है, तो आई होप वीडियो लाइक कीजिएगा, और मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है आपको उस कमेंट सेक्शन में, उस वीडियो के कमेंट्स में कर दीजिए, और मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। जो आप लास्ट वीडियो में या अब तक की जितनी वीडियो पे आपने कमेंट्स किए हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं रहा कि मैंने रिप्लाई नहीं करा है। तो सभी वीडियोज़ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है मैं सडनली नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता रहूँगा, लेकिन टाइम प्रॉब्लम्स होने की वजह से बहुत जॉब बहुत टफ़ होती है, टाइम्स प्रॉब्लम्स होती है, तो उस वजह से मैं सॉरी बोलता हूँ कि वीडियोज़ अपलोड करने में टाइम लग जाता है। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो वीडियो लाइक करो यार, शेयर करो, और बढ़ाओ व्यूअर्स यार, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो प्रॉब्लम है कीजिए, और ये वीडियो स्पेशली एएलपी के लिए थी, लेकिन जो मैंने मेडिकल टेस्ट बताए वही सारे मेडिकल टेस्ट आपके गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, आपके टीआई के और जो आपके एएसएम के सभी में होने होते हैं। तो ऐसा ना सोचो कि हाँ एएलपी आपका ये क्वालिफाइड हो तो आपके सारे टेस्ट क्वालिफाई हैं, एक बार जान लीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। तो नमस्कार, बाय, गुड बाय।